नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गरिमा आईएएस में। फ्रेंड्स, अगर आप लोग भारत में किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और अगर उसमें पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से प्रश्न पूछे जाते हैं तो यह वीडियो बिल्कुल आपके लिए है, क्योंकि इसमें मैंने 25 ऐसे प्रश्नों को VVI इंपोर्टेंट प्रश्नों को शामिल किया है जो आपके तकदीर बदल देंगे। इसमें मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर रसगुल्ला क्वेश्चन। ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है रसगुल्ला है। आप लोग इसको रसगुल्ला की तरह बिल्कुल चाशनी में डुबो डुबो करके खाइएगा, याद कीजिएगा, याद करके अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। चलिए अब शुरू करते हैं। सफलता की कुंजी है फ्रेंड्स ये 25 क्वेश्चन, आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो चलिए पहला प्रश्न क्या है इसे देख लेते हैं। पहला प्रश्न है फ्रेंड्स, पर्यावरण से आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर है हमारे चारों ओर से घिरे आवरण को पर्यावरण कहते हैं, जिसमें कि जैविक और अजैविक घटक दोनों शामिल होते हैं। क्या होता है जैविक घटक और क्या होता है अजैविक घटक, हम लोग आगे बात करेंगे। दूसरे नंबर प्रश्न को देख लीजिए। दूसरा नंबर प्रश्न है फ्रेंड्स, पर्यावरण कितने प्रकार के होते हैं? तो दो प्रकार के होते हैं, एक जैविक पर्यावरण और एक अजैविक पर्यावरण। जैविक पर्यावरण और अजैविक पर्यावरण क्या होते हैं, हम लोग आगे बात करेंगे। तीसरा नंबर प्रश्न को देख लीजिए। तीसरा नंबर प्रश्न है फ्रेंड्स, भौतिक पर्यावरण के घटक कौन कौन से हैं? यानी भौतिक पर्यावरण को ही अजैविक पर्यावरण कहा जाता है। तो इसके घटक मृदा है, वायु है, जल है, इसके अलावा प्रकाश भी हो सकता है, याद रखिएगा, प्रकाश, लाइट। 4 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 4 नंबर प्रश्न है फ्रेंड्स, जैविक पर्यावरण के घटक कौन कौन से हैं? तो जैविक पर्यावरण के घटक है फ्रेंड्स मनुष्य, जंतु, जीवाणु और पादप। पादप का मतलब होता है पेड़ पौधे, तो ये याद रखिएगा। चलिए 6 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 6 नंबर प्रश्न फ्रेंड्स, इकोलॉजी यानी पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? इसका आंसर होगा फ्रेंड्स अर्नस्ट हेकेल नामक प्राणी विज्ञानी ने। एक प्राणी विज्ञानी थे जिनका नाम था अर्नस्ट हेकेल, ये याद रखिएगा, अर्नस्ट हेकेल। इन्होंने ही सर्वप्रथम इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। 7 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 7 नंबर प्रश्न फ्रेंड्स, जैव विविधता से आप क्या समझते हैं? बायोडाइवर्सिटी इंग्लिश में बोलते हैं इसको। तो पादपों, जंतुओं एवं सूक्ष्म जीवों की भिन्न भिन्न प्रजातियों की बहुलता को जैव विविधता कहा जाता है। आप लोग को समझ में आ गया होगा। मन जीवों में जो विभिन्नता दिखाई देती है, छोटे से जीव चींटी देख लीजिए, बड़ा से बड़ा जीव हाथी देख लीजिए, तो ये अलग अलग साइज के अलग अलग प्रकार के जो जीव है इनमें सब में अंतर पाया जाता है, इसी को विविधता के नाम से जाना है। इसी तरीके से पादप में भी होता है, तो ये चीजें आप लोग ध्यान रखिएगा। 8 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 8 नंबर प्रश्न है फ्रेंड्स, जैव विविधता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? जैव विविधता उस समय हम लोग इकोलॉजी ऊपर में देखे थे, लेकिन जैव विविधता है बायोडाइवर्सिटी 1985 ईस्वी में WG रोजेन ने इसका प्रयोग सर्वप्रथम किया था। जैव विविधता शब्द का प्रयोग ध्यान रखिएगा, किसने किया था? तो WG रोजेन। 9 नंबर प्रश्न फ्रेंड्स, अल्फा विविधता क्या है? तो किसी क्षेत्र विशेष में उपस्थित प्रजातियों की कुल संख्या को अल्फा विविधता कहा जाता है, अल्फा डाइवर्सिटी। यह ध्यान रखिएगा, किसी क्षेत्र विशेष में उपस्थित प्रजातियों की कुल संख्या। मान लीजिए कि भारत में जितने भी प्रजातियां हैं, चाहे जीव की हो चाहे पादपों की हो, उनको सभी को मिला करके अल्फा विविधता कहा जाएगा। बीटा विविधता क्या है इसको जान लीजिए। तो किसी क्षेत्र विशेष में उपस्थित संरचनात्मक विविधता को बीटा विविधता कहा जाता है। जैसे कि अलग अलग तरीके के जीवों को आप लोग देखते होंगे, उनकी बनावट अलग अलग प्रकार की होती है। जैसे कि मैंने बताया चींटी को सूंड नहीं होता है, लेकिन हाथी को होता है। तो सभी अलग अलग प्रकार के हैं, उनके संरचना में विविधता पाई जाती है, उसी को बीटा विविधता के नाम से जाना जाता है। 11 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 11 नंबर प्रश्न फ्रेंड्स, गामा विविधता से आप क्या समझते हैं? अल्फा, बीटा, गामा, या गामा है तो किसी क्षेत्र विशेष में उपस्थित प्रजातियों के मध्य अंतर संबंध को गामा विविधता कहते हैं। अंतर संबंध कहने का मतलब हम लोग जहां पर भी रहते हैं या कोई भी जीव या कोई भी पादप कहीं पर रहता है तो आगे आसपास के चीजों से उसका अंतर संबंध होता है, उसी को गामा विविधता के नाम से जानते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 12 नंबर प्रश्न फ्रेंड्स, संकटग्रस्त जीवों तथा पौधों की दुर्लभ जातियों को किसने वर्गीकृत किया था सर्वप्रथम? संकटग्रस्त जातियां क्या है और दुर्लभ जातियां क्या है, हम लोग नीचे देखेंगे। तो संकटग्रस्त जीवों तथा पौधों की दुर्लभ जातियों को किसने वर्गीकृत किया था? तो IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, इसका फुल फॉर्म होता है। मैं इसका फुल फॉर्म बार बार नहीं बताऊंगा, आप लोग एक बार में याद कर लीजिए, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। 13 नंबर प्रश्न क्या है? लुप्त प्राय जातियां क्या है? तो वो
वैसे जीवों की ऐसी जातियां जो पृथ्वी पर अब जीवित अवस्था में नहीं है वो लुप्त प्राय जातियां कहलाती है। जैसे डायनासोर के बारे में आप लोग सुने होइएगा, मैमथ एक जीव होता है, मैमथ, यह भी एक आपको लुप्त प्राय जातियां हैं। मैमथ डायनासोर हो गया, आपको मैमथ हो गया। इसके अलावा भी बहुत सारे जीव हैं। इसके अलावा आप लोग बात कीजिएगा अंटार्कटिका भेड़िया है। अंटार्कटिका की भेड़िया जो है, अंटार्कटिका में जो आपको महादेश पड़ता है, जो बर्फ का इलाका, वहां पर भी वहां की भेड़िया है, वह लुप्त प्राय जातियां हैं। तो मैंने क्या क्या चीजों को बताया, एक तो डायनासोर, दूसरा डोडो हो सकता है, डोडो ध्यान रखिएगा, और एक मैमथ, और एक अंटार्कटिका के भेड़िया। तो ये लुप्त प्राय जातियां हैं। 14 नंबर प्रश्न को देख लीजिए, संकटग्रस्त जातियां क्या है। तो जीवों की ऐसी जातियां जो निकट भविष्य में समाप्त होने के कगार पर हैं, वे संकटग्रस्त जातियां हैं। वो समाप्त तो नहीं हुए हैं, लेकिन निकट भविष्य में ऐसा माना जा रहा है कि वो समाप्त हो जाएंगे। ऐसे जातियों को संकटग्रस्त जातियों के नाम से जाना जाता है। तो इसमें कौन कौन सी चीजें आएंगी, अफ्रीकन हाथी, ध्यान रखिएगा, ये संकटग्रस्त जातियां हैं। अफ्रीकन हाथी, भारतीय चीता, इसके अलावा और भी बहुत सारे जीव हैं, काला हिरण है, इसके अलावा गिद्ध है, इसके अलावा और भी बहुत सारे जीव हैं। इतने जीवों को आप लोग नाम याद रखिएगा। आइए आगे की तरफ बात करते हैं फ्रेंड्स। संकटग्रस्त जातियों के बारे में हम लोगों ने देख लिया। अब देखते हैं दुर्लभ जातियां क्या है। वैसे जीव जंतु या पादप जिनकी संख्या निरंतर कम हो रही है वे दुर्लभ जातियां हैं, यानी उनकी संख्या जो है निरंतर कम होते जा रही है, यानी वो रेयर देखने को मिलते हैं। जैसे कि बासमती चावल आप लोग सुने होइएगा, ये भारत के उत्तरी भाग में पाया जाता है और पाकिस्तान के सिंधु नदी के मैदानों में पाया जाता है। तो उसके अलावा ये विश्व के बाकी क्षेत्रों से ये लुप्त होते जा रहा है, तो इसको दुर्लभ जातियां बोलेंगे। इसके अलावा चंदन का पेड़, ध्यान रखिएगा, चंदन का पेड़ भी दुर्लभ जातियां हैं। तो ये चीजें आप लोग, देवदार, एक और पेड़ है देवदार, यह भी पेड़ जो है दुर्लभ जातियां हैं। तो ये याद रखिएगा, VBI मोस्ट इंपोर्टेंट। कौन कौन सा, तो आपको चंदन, देवदार और बासमती का चावल, ये दुर्लभ जातियां हैं। अब आइए आगे की तरफ बढ़ते हैं। 16 नंबर प्रश्न क्या है, इसे देख लीजिए। IUCN का मुख्यालय कहाँ है। IUCN का मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। IUCN का फुल फॉर्म क्या होता था, तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ध्यान रखिएगा। 17 नंबर प्रश्न है फ्रेंड्स, IUCN की लाल आंकड़ा पुस्तक, जिसे रेड डाटा बुक कहा जाता है, में क्या दर्ज किया जाता है। तो इसमें अस्तित्व पर संकटग्रस्त जातियों के बारे में लिखा जाता है। जैसे कि मैंने बताया था कि संकटग्रस्त जातियां कौन कौन सी है, तो उसमें बताया था कि भारतीय चीता है, अफ्रीकन हाथी है, इसके अलावा गिद्ध है। तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखिएगा, काला हिरण है, तो ये सारी चीजें इसके अंतर्गत आएगा। 18 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 18 नंबर प्रश्न है फ्रेंड्स, हरा आंकड़ा पुस्तक ग्रीन डाटा बुक में किनका उल्लेख हुआ है। तो दुर्लभ जातियों का लेखा जोखा इसमें है। दुर्लभ जातियों जैसे मैंने बताया था, दुर्लभ जातियों में चंदन का पेड़, देवदार का पेड़, इसके अलावा बासमती का चावल, ये सारी चीजें आती हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, हरा आंकड़ा पुस्तक में दुर्लभ जातियों का लेखा जोखा लिखा गया है, ठीक है। 19 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 19 नंबर प्रश्न है, वन्य जीवन के संरक्षण से आप क्या समझते हैं, यानी वन्य जीवन के संरक्षण से आप क्या समझते हैं। तो मानव का वह प्रयास जो वन्य जीवों को विलुप्त होने से बचा ले, वह वन्य जीवन संरक्षण कहलाता है। यानी जो भी जंतु हैं या पेड़ पौधे हैं, पादप हैं, उनको बचा रहा है मानव, और उसी प्रयास को ही संरक्षण के नाम से जानाता है या वन्य जीवन संरक्षण के नाम से जानाता है। तो जीवों के संरक्षण कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार से। एक होता है उच्च स्थानीय संरक्षण और दूसरा होता है स्वस्थानीय संरक्षण। उच्च स्थानीय संरक्षण क्या होता है, इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। स्वस्थानीय संरक्षण क्या होता है, इसके बारे में भी आगे बात करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं 21 नंबर प्रश्न को। 21 नंबर प्रश्न है फ्रेंड्स कि उच्च स्थानीय संरक्षण क्या है। तो प्राकृतिक निवास स्थान से हटाकर कृत्रिम आवास पर संरक्षण करना ही कहलाता है उच्च स्थानीय संरक्षण। कहने का मतलब यह है कि मान लीजिए कि कोई चीता है, उसको हम लोग लाते हैं कहीं दूर से, जैसे कि अफ्रीका से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाया था चीता को, और उन्होंने रखवाया था भारत में कूनो पार्क में। तो कूनो, आपको पता है कि कूनो पार्क जो है वह मानव निर्मित है। तो ये चीजें आप लोग ध्यान रखिएगा। तो मानव निर्मित आवास पर जब रखा जाएगा, उसी को हम लोग बोलेंगे उच्च स्थानीय संरक्षण। और स्वस्थानीय संरक्षण क्या है, तो जीवों का संरक्षण उनके प्राकृतिक निवास स्थल पर नहीं होता है, तो उसको हम लोग बोलेंगे स्वस्थानीय संरक्षण। यानी जहां पर है वहीं पर उनका संरक्षण किया जाए, बचाया जाए, वो चाहे पादप हो चाहे जीव जंतु हो।
27 नंबर प्रश्न है, यूनेस्को ने आरक्षित अभयारण्य को कितने वर्गों में बांटा है? तो इसको 3 वर्गों में बांटा है, केंद्रीय क्षेत्र, उभय प्रतिरोधी क्षेत्र, अवांतर क्षेत्र। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, ये पूछा जाता है बार बार। यूनेस्को ने आरक्षित अभयारण्य को कितने वर्गों में बांटा है? तो 3 वर्गों में। एक है केंद्रीय क्षेत्र पहला, दूसरा है उभय प्रतिरोधी क्षेत्र यानी जो दोनों में शामिल है, केंद्रीय में भी शामिल है और अवांतर में भी शामिल है, और एक है सी में अवांतर क्षेत्र। तो ये चीजें आप लोग याद रखिएगा। 24 नंबर प्रश्न है, आरक्षित अभयारण्य के किस क्षेत्र में मानव क्रियाकलाप प्रतिबंधित है? तो केंद्रीय क्षेत्र में, जिसको कोर जोन कहा जाता है। यह जो है फ्रेंड्स, मान लीजिए कोर जोन है, यह उभय प्रतिरोधी क्षेत्र है और यह है अवांतर क्षेत्र। तो यहाँ पर विकास के काम होते हैं, इसकी कोई सीमा लिमिट नहीं है, यह इसकी सीमा खुली हुई होती है। यह जो अंदर है यह वाला, इसको हम लोग बोलते हैं उभय प्रतिरोधी क्षेत्र। यहाँ पर कुछ अनुमति के लेकर के कुछ काम हो सकता है, यहाँ पर मानव गतिविधियां यहाँ पर देखने को मिल सकती है। लेकिन जो बीच वाला जो सेंटर होता है फ्रेंड, जिसको केंद्रीय क्षेत्र कहते हैं, यहाँ पर कोई भी मानव गतिविधि नहीं होता है, यह पूरा प्रतिबंधित होता है। यह केवल और केवल पशु पक्षी एवं जीवों एवं पादपों के लिए होता है। कहने का मतलब जिसके लिए संरक्षित किया गया है वो क्षेत्र, उसी के लिए आरक्षित रहता है। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा। 25 नंबर प्रश्न फ्रेंड्स, वर्तमान में भारत में राष्ट्रीय उद्यान की संख्या कितनी है? तो 104 राष्ट्रीय उद्यान है। फ्रेंड्स आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा आपके प्रश्न ये सारे कैसे लगे हैं, और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।